नमस्कार, स्वागत है आपका पानीपत एनआईआर ऑफ आईसीआई में। इस पॉडकास्ट को शुरू करने वाले पहली ब्रांच आईसीआई की। हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये अभी रास्ता धीरे धीरे हमें भी क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट में जिन पर्सन को हमने बुलाया है वो एक ऐसे पर्सन है जो एमएसएमई को बहुत गहराई से जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई डीएफओ के एडिशनल कमिश्नर संजीव चावला जी, वो हमारे साथ आज मौजूद है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि एनआईआरसी की पानीपत ब्रांच इतना एक बड़ा इनिशिएटिव ले रही है और मैं धन्यवादी हूं कि आपने मुझे बुलाया। और जो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने मेंबर्स को लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध कराएं, उनको बताएं कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई की स्कीम्स क्या हैं, एमएसएमई से हमारे उद्यमियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कैसे निर्यात को बढ़ा सकते हैं, कैसे कंप्लायंसेस कर सकते हैं, कैसे बैंक से लोन ले सकते हैं। बहुत सारे आयाम हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। मैं एनआईआरसी की पानीपत ब्रांच का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। थैंक यू सर। सर सबसे पहले आपका एमएसएमई के साथ ना एक वर्ड जुड़ा हुआ है, डीएफओ। वो डीएफओ क्या है, आपका क्या रोल है, ये क्या काम कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सो दैट ऑडियंस अवेयर हो जाए इसके लिए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि डीएफओ क्या है। मैं संजीव चावला जो कि एक डीएफओ में काम करता हूं। डीएफओ का पूरा फुल फॉर्म है डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस। बेसिकली हम लोग एमएसएमई डीएफओ हैं, एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस है। ये भारत सरकार का मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय, उसका एक फील्ड ऑफिस है। इस तरह के हर स्टेट में लगभग एक या एक से ज्यादा ऑफिस हैं हमारे। अच्छा। और हमारा जो उद्देश्य ये है कि हम जो उद्यमी है, जो प्रोस्पेक्टिव उद्यमी है, मतलब कि जो सोच रहा है कि मैं काम करूं, जिसको हम भावी उद्यमी बोलते हैं, या जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है, विद्यमान है, तो उसको क्या दिक्कतें हैं, उसको क्या गाइडेंस चाहिए, कैसे उसने अपनी एमएसएमई को बढ़ाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अलग अलग स्कीम्स क्या हैं, इनोवेशन कैसे करनी है, अपने आप को ग्रो कैसे करना है। तो इन सब चीजों को बताने के लिए हमारे ऑफिस की स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है। बेसिकली डीएफओ का काम जैसे कि फैसिलिटेशन करना है, मतलब कि एक तरह से गाइड करना है, फैसिलिटेट करना है। हम लोग एक डायरेक्शन पैनल की तरह काम करते हैं। ठीक है। कि लोगों की नेटवर्किंग करवाते हैं, लोगों को कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलवा भी देते हैं। जो समस्याएं हम हल कर सकते हैं वो हम कर देते हैं, लेकिन जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के साथ उनके काम होते हैं तो उनको गाइड करके वहां उनको भेज सकते हैं, उनको इस तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे आपने कहा सर डीएफओ 1954 में आया था। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ 1951 में एक बड़े कंपनीज के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्ट आया था, और एमएसएमई एक्ट 2006-2007 के आसपास आया था। तो इतना टाइम लग गया देश को छोटे बिजनेसमैन को समझने के लिए। हालांकि छोटा बिजनेसमैन या छोटा जो घर का होता है उसको ज़्यादा प्यार मिलता है, पर क्या ये प्यार थोड़ा लेट हो गया या क्या, इसका रीज़न क्या रहा है सर? एक आम जो धारणा है वो यही है कि 1951 में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया था, और भारत सरकार ने कभी एमएसएमई पर तवज्जो नहीं दी, ऐसा सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा। 1954 में जब हमारा डिपार्टमेंट ही बन गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, 1954 में ही नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बन गई थी, एनएसआईसी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत सरकार ने एमएसएमई के प्रति ध्यान नहीं रखा। हमारे आईडीआर एक्ट में ही बाद में बहुत सारे प्रोविजंस जोड़े गए, जिससे कि एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, तब जो कंसेप्ट थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, टाइनी इंडस्ट्रीज, इस तरह की कंसेप्ट थी। एमएसएमई वाला वर्ड इतना तब प्रचलन में नहीं था। ठीक है। तो उनको कैसे रेगुलेट करना है, ये सब आईडीआर एक्ट का ही पार्ट था, ये आ गया था उसमें।
1967 से तो हमने रिजर्वेशन की पॉलिसी भी शुरू कर दी थी। रिजर्वेशन इसी के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी का मतलब ये था कि आपने कुछ वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ उसको एसएसआई सेक्टर ही बनाएगा। अच्छा, इस तरह करते करते एक समय ऐसा था कि 800 से ज्यादा आइटमें हमारी रिजर्व लिस्ट में आ गई थी। अच्छा, कुछ आइटम छोटा व्यापारी ही बनाएगा, वो पहले रिजर्व कर दिया गया था। आइसक्रीम, जूते, कुछ तरह के खास कपड़े, कुछ तरह के मैकेनिकल के इक्विपमेंट, ये सब इस तरह की बड़ी लंबी लिस्ट थी। 870 के आसपास आइटम्स थी जो कि रिजर्व थी एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो इस तरह से परचेज के लिए भी एक लिस्ट बनाई गई थी जो कि आज भी विद्यमान है कि आज भी 358 आइटम्स जो हैं हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और स्मॉल से खरीद सकते हैं। अच्छा, लार्ज से खरीद ही नहीं सकते, वो हमारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये कहना कि हमें लार्ज इंडस्ट्री के प्रति ही हमारा एक्ट था, ये थोड़ा सा इसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1978 में DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की स्कीम भी लॉन्च की थी। इसका लॉजिक ये था कि हमारे जो MSME DFO, जिसको हम आज DFO बोलते हैं, उस टाइम हम इसको स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट बोलते थे, SISI। ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों में थे। ठीक है। और लार्ज इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए भी हमारा एक एक्ट था, लेकिन उसका भी काम बड़े बड़े शहरों से ही होता था। ठीक है। छोटे शहरों में इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए DIC स्कीम को लागू किया गया। ठीक है। DIC स्कीम का मतलब ये था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जो कि हर शहर में होगा। और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेटअप था, तो ये तय किया गया कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर नहीं करेगी, इसको स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी। तो जो हम हरियाणा में आज की डेट में DIC एंड DMC दो तरह के ऑफिस देखते हैं, और पूरे भारतवर्ष में हम लोग DIC के ऑफिस देखते हैं, ये 1978 में सेटअप हो गए थे। ठीक है। तो ये हमारी जो धारणा है कि हम लोग सिर्फ लार्ज इंडस्ट्री को कैटर करते थे, और हमारा जो MSMED एक्ट है 2006 में आया, 2 अक्टूबर 2006 में, इसको थोड़ा सा हम थिंकिंग कर लेते हैं। हाँ, एक अलग से एक्ट जो आया वो बहुत लेट आया। जो हमारी MSMEs को एक लीगल एंटिटी की जो पहचान मिली अलग से, वो हमारा जो MSMED एक्ट 2006 में आया उससे मिली। ठीक है। एक सर, आपने अभी पब्लिक प्रोक्योरमेंट का नाम लिया कि कुछ आइटम्स रिजर्व है, तो क्या वो पब्लिक डाटा में अवेलेबल है? वो पर्सन देख के उन्हीं आइटम की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे, या कोई वेबसाइट है कहीं पे देख सकता है या कैसे? हाँ, हमारी एक MSME संबंध के नाम से एक वेबसाइट है। संबंध पर जब आप जाएंगे तो मैं थोड़ा सा आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हमारी 2012 में आई थी। ओके। और वो एक्ट की ही देन है, जो हमारा MSMED एक्ट 2006 का है, उसी में से ही निकल करके आई है। ठीक है। उस पॉलिसी के तहत हर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, प्लस जो CPSCs जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, PSU भी उसको हम जनरली बोलते हैं, CPSUs, उसकी सालाना परचेज का 25% उसको माइक्रो एंड स्मॉल से ही लेना है। अच्छा, वो लार्ज से नहीं लेना उसको। ठीक है। 25% कम से कम। और इसमें भी आगे विभाजन है, 4% हमें SC/ST इकाइयों से लेना है, और 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर से लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पानीपत में IOCL की जो रिफाइनरी है, वो सालाना जितनी भी परचेज करती है, उसका 25% से ज्यादा उसको माइक्रो और स्मॉल इकाइयों से खरीदना उसके लिए अनिवार्य है। और ये परसेंटेज IOCL पानीपत की तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा। दे आर 40% प्लस। हाँ, इसमें जो वुमेन एंटरप्रेन्योर का 3% का कोटा है, वो हमेशा अनफिल्ड रह जाता है। हम लोग SC/ST का कोटा भी 4% जो है काफी हद तक पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन जो वुमेन एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब ये निकलता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास स्कोप है कि वो CPSUs की रिक्वायरमेंट्स देखें और उन्हीं प्रोडक्ट को बनाएं जो उनको चाहिए। और CPSUs भाग के लेंगे। हमारे पास CPSUs आते हैं, वो पूछते रहते हैं कि हमें
ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बताओ जो SC ST कैटेगरी से हों, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हों, ताकि हम अपना जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का जो टारगेट है उसको फुलफिल कर सकें, पूरा कर सके। हाँ। एक सर, आप MSME से इतने टाइम से जुड़े हुए हो, आप अंदर गहराई तक जानते हो, MSME को इशू क्या आ रहा है, वो कहाँ प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि MSME को हम बोलते हैं कि ये हमारी बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है, पैसा यहाँ से GST बड़ा कलेक्शन होता है, इनकम टैक्स ही बहुत सारे देते हैं, तो बैकबोन है, तो इशू क्या है वहाँ पे? उनको अंदर की गहराई में वहाँ पे क्या आ रहा है उन्हें? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है MSME की, वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाना। क्योंकि जब हम एक यूनिट लगाना जाते हैं तो कोई ऐसा हमारी फॉर्मल सेटिंग नहीं है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके, उसका मार्केट सर्वे क्या है। आज अगर हम कहते हैं कि हमारा माल नहीं बिक रहा, तो इस पे मार्केट का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि मार्केट में तो हर चीज की डिमांड है। आपका प्रोडक्ट उस मार्केट के हिसाब से नहीं है, आपकी जो मार्केट रिसर्च है उस हिसाब से नहीं है। तो ये कैसे होता है कि दो आदमी काम शुरू करते हैं, एक सक्सेसफुल हो जाता है, एक फेल हो जाता है, उसी एनवायरनमेंट में, उसी पॉलिसी में, उसी सारे फैक्टर सेम हैं, एक व्यक्ति कामयाब हो जाता है, दूसरा रह जाता है। तो एक व्यक्ति की हो सकता है प्लानिंग बेटर हो। तो जब जो होमवर्क है, जो होमवर्क करना है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है मार्केटिंग का। मेरे पास जितने भी एंटरप्रेन्योर आते हैं कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करना भी हमारा काम होता है। अच्छा। तो वो पूछते हैं कि हम लोग क्या प्रोडक्ट बनाएं। हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स हैं, 2000 1500 कुछ प्रोफाइल्स हैं, जिस अलग अलग जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन देती हैं कि अगर आप मान लो आपको पेन बनाना है तो आपको ये मशीन चाहिए, अगर आपको कागज बनाना है तो ये मशीन चाहिए। उसके लिए हालांकि आज की डेट में इंटरनेट ने, यूट्यूब ने सारा सिनेरियो बदल दिया है। लोग हमारे से पूछने से पहले ही AI से पूछ लेते हैं। लेकिन जो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनाएं, तो हम सबसे पहले पूछते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी कन्विक्शन किस में है, आप क्या चीज सोचते हैं कि बना पाएंगे और बेच पाएंगे, कौन सी समाज की प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे। क्योंकि सामान बनाना बहुत आसान है, हर सामान का लिंक होता है हम समाज की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। आज अगर ई-कॉमर्स इतना पॉपुलर हुआ तो उस समाज की क्या प्रॉब्लम थी कि आपका जो बायर है वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, धूप में बाहर नहीं निकलना, मुझे घर बैठे मिल जाए, उसको घर बैठे बैठे सामान चाहिए, तो उसके लिए ई-कॉमर्स आ गई। अब उसको 10 मिनट में सामान चाहिए, 5 मिनट में सामान चाहिए, वो सब्जी रख देता है और पता लगता है टमाटर नहीं है, तो उसको तुरंत सामान चाहिए। तो क्या आ गया? क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स में हम लोग 10 मिनट में, तो हर चीज जो है, आप वॉशरूम जाते हैं, आपको टॉवल आप यूज नहीं करना चाहते तो पेपर नैपकिन है, तो एक समस्या थी कि मुझे पेपर नैपकिन चाहिए। इस तरह से जितनी भी प्रोडक्ट आते हैं वो किसी न किसी समस्या को हल करने का एक समाधान होता है। तो मैं जब एक एंटरप्रेन्योर हूं, आज की डेट में डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और वो चावल खाना चाहते हैं, तो मैं क्या ऐसा चावल बना सकता हूं कि जो डायबिटीज वाले भी खा सकें? तो मैं समाज की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, मेरी मार्केट रिसर्च क्या है, जो मैं माल बना रहा हूं, मैंने मार्केट में आने से पहले क्या उसको मार्केटिंग की, टेस्ट मार्केटिंग की कि नहीं की, मैंने क्या कस्टमर से फीडबैक ली, मैंने क्या अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, क्या मैंने अपनी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। अगर ये सब चीजें सुचारू रूप से होंगी तो MSME को समस्या नहीं आएगी। देखिए, हमारी आज की डेट में इकोनॉमी जो है वो कंज्यूमर इकोनॉमी बनती जा रही है। हम लोग बहुत सारी चीजें कंज्यूम करना चाहते हैं, यूज एंड थ्रो का कल्चर बढ़ रहा है, लोग लग्जरी वाली आइटम्स चाहते हैं। लेकिन हम लोग देखें तो सही, आज फर्नीचर खरीदने के लिए लोग चाइना भाग रहे हैं। आज छोटी छोटी आइटम्स के लिए लोग, क्या मेरा कारीगर वो आइटम नहीं बना सकता? तो जरूरत ये है कि मैं अपने कस्टमर से बातचीत करूं, जो उसको चाहिए वो बनाऊं। ठीक है। और जो इसमें महात्मा गांधी की फिलॉसफी है कि कस्टमर इज गॉड, उसको हमें चरितार्थ करना होगा, उसको समझना भी होगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। कस्टमर की, और कई बार हम एक्सपोर्ट करते हैं,
फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? हमारी कंसाइनमेंट पहली अलग क्वालिटी की होती है, दूसरी अलग क्वालिटी की होती है, हमारे सैंपल अलग होते हैं और सप्लाई अलग होती है, कॉस्ट कटिंग। तो हमें एथिकली काम करना है, हमें मार्केट की रिसर्च करके ही अपने मार्केट को टेस्ट करके ही प्रोडक्ट को बनाना है, बेचना है। थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है। काम की बिल्कुल कमी नहीं है। एमएसएमईज बहुत सक्सेसफुल होते भी देखे हैं हमने। जितनी भी आज की डेट में इंडस्ट्री ग्रो होती हुई दिख रही है, हम दूर कहाँ जाएं, पानीपत की बात कर लीजिए। पानीपत में आज से 10 साल पहले की अगर आप टर्नओवर देख लें और आज की टर्नओवर देख लें, मेरे ख्याल से 4 गुना इंक्रीज हुई है, 4 गुना इंक्रीज हुई होगी। तो इसमें से 90% 95% लोग तो स्मॉल एमएसएमई हैं। तो वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? तो वो ऐसे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो मार्केट रिसर्च करते हैं, उनको पता है क्या प्रोडक्ट बिकेगा। तो मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है। सर मेरे क्लाइंट है, माउथ फ्रेशनर बनाते हैं दिल्ली में, तो यही सेम बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मैं ये लॉन्च करने से पहले वहाँ पे आईएसबीटी बस स्टैंड बसों पे चढ़ता था, ये टेस्ट करवाता था कि भाई ये खा के देखो, ये खा के देखो। वही अगेन बात कर रहे हैं कि टेस्ट करना बहुत जरूरी है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना। हाँ। मतलब कि ये ब्रिटिश टैबैको था आईटीसी से पहले, वो लोगों को फ्री में सिगरेटें पिलाते रहते थे। अच्छा। और ये जो आपने कई बार देखा होगा, पेपर के साथ शैम्पू के छोटे छोटे सैशे आ जाते हैं, ये सब एक टेस्ट मार्केटिंग का तरीका होता है। तो ये टेक्निक्स जो हैं हमारी स्मॉल स्केल एमएसएमई को भी अपनानी चाहिए। वो ये नहीं कि बहुत लार्ज स्केल पे करें। अपने दोस्तों को प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनको बोलें यूज करें। अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को यूज करो, फिर मुझे फीडबैक दो। और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट अच्छा बन जाए, उसमें इंप्रूवमेंट करें, क्लाइंट की फीडबैक लें और उसको फिर कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करें। तो अगर इस तरीके से चलते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर एक कुछ साल पहले एक सेक्शन आया था, अमेंडमेंट की गई थी इनकम टैक्स में, 43BH 45 दिन। हालांकि सरकार ने तो वो एमएसएमई को पावर देने के लिए दिया गया था, सो डैट जो है गंगाधर शक्तिमान बन जाए, उसमें पावर आ जाए और वो उसके अच्छी खासी परचेज हो। पर ये उसको बैकफायर करने लग गया। लोग कहने लगे कि भाई तेरे से मैं परचेज करूंगा, तेरे को मैंने पेमेंट देनी पड़ेगी 45 दिन में। तो उनसे परचेज कट होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि मार्केट का अगर रेशो देखा जाए वो कम से कम 120 दिन से 180 दिन है, जो बंदा जो है 4 महीने से 6 महीने तक पैसा फंसा के रखता है। बड़ा बिजनेसमैन छोटे छोटे के अलग अलग के इसके 2 लाख का माल रख लिया, पेमेंट जो है 6 महीने बाद 4 महीने बाद देंगे। अगर वो 45 दिन लागू हो गया तो सारे के सारे एमएसएमई उसी लाइन में लग जाएंगे, केस करने में लग जाएंगे। तो वो ये रैशनली क्या है ये वाले एक्ट का, इसको कब तक झेल सकता है बंदा? ये जो अमेंडमेंट आई थी इनकम टैक्स एक्ट में, ये इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर की डिमांड के कारण ही आई थी। सब लोग ये कहते थे कि हमारी पेमेंट नहीं मिलती, और जो डिलेड पेमेंट का हमारा प्रोविजन है वो तो टर्मिनल स्टेज में जाते हैं, जब हमारा झगड़ा हो जाता है। अगर हम एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल में जाते हैं पैसा रिकवर करने के लिए, वो तो जनरली हम तब जाते हैं कि जब झगड़े वाली स्थिति हो। अगर हमारा वैसे व्यापार चल रहा है तो मेरे पैसा जल्दी वापस कैसे आए? तो अमेंडमेंट तो हुई लोगों की रिक्वेस्ट से। अब लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि इसको वापस ले लिया जाए। लेकिन कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोगों की पेमेंटें इसमें रेगुलराइज हुई हैं। कुछ लोगों को, और मुझे काफी लोग ऐसे मिले हैं जो खुश हैं, जिनको 45 दिन में पेमेंट मिल रही है, 15 दिन में पेमेंट मिल रही है। लेकिन आप लोग या हम लोग अलग से क्यों नहीं सोचते? अगर हम लोग ट्रेड्स के बारे में सोचें तो ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसमें कि हमारी पेमेंट 15 दिन क्या 5 दिन में भी आ सकती है। और उस पे किसी के लिए ना मुझे बैंक से बिल डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, ना मुझे एडिशनल कोलेटरल चाहिए, ना उसमें लार्ज जो बायर के ऊपर कोई बर्डन पड़ रहा है। तो हम सब लोग ट्रेड्स को क्यों नहीं ज्यादा इंप्लीमेंट करते? तो इसमें सर बायर का कोई वो नहीं है? ट्रेड्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको, हालांकि आपको सब इसके बारे में पता होगा, ट्रेड्स की जो फुल फॉर्म है वो ट्रेड रिसीवेबल एक्सचेंज है। भारत सरकार ने ये प्रावधान किया है कि हम लोग
जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, CPSUs हैं, प्लस प्राइवेट कंपनीज जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है, ठीक है, सबके लिए ट्रेड्स पर आना अनिवार्य है। इसमें 3 बड़ी कंपनियां हैं, एक इनवॉइस स्मार्ट है, एक RXIL है, MN एक्सचेंज है, इस तरह करके, और 1-2 कंपनियां और भी आ रही हैं। तो इसका जो तरीका बड़ा सरल है। मान लीजिए मैं MSME जिसकी रजिस्ट्रेशन लगभग फ्री हो जाती है, मैं उस प्लेटफॉर्म पर हूं, मेरा बायर भी उस प्लेटफॉर्म पर है, मैंने बायर से सामान खरीदा और मैंने उस इनवॉइस को उस सिस्टम पर अपलोड कर दिया, ठीक है, बायर ने उसको ओके कर दिया कि ठीक है, यस ये माल मेरे से गया था, इसको पेमेंट की जा सकती है। उसके बाद वो इनवॉइस बिडिंग में चली जाती है, ठीक है, बहुत सारे बैंक उस पर बिडिंग करते हैं, आपको 6% से लेकर के 9% के बीच में, ठीक है, उसकी बिल डिस्काउंटिंग हो जाती है। और अगर 2 बजे तक डिस्काउंटिंग ये अप्रूव हो जाती है तो उसी दिन पैसा आ जाता है विदाउट रिकोर्स टू द सप्लायर। रिकोर्स टू सप्लायर का मतलब नहीं होने का मतलब ये है कि मान लो कल को कुछ गड़बड़ होती है तो बैंक वाला MSME को नहीं पूछेगा, वो हमें नहीं पकड़ेगा, वो उस कंपनी के पास जाएगा, वो बायर को पकड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बायर ने पैसा देना है। MSME तो पैसा लेके अपना साइड पर हो गया। ठीक है। अब इशू आता है बिल डिस्काउंटिंग का, जो पैसा है वो इतना कम होता है, और आज की डेट में इसमें रिवर्स फैक्टरिंग का भी सिस्टम आ गया। रिवर्स फैक्टरिंग का मतलब ये है बायर खुद ही इनवॉइस को अपलोड कर देता है, अच्छा, और जो डिस्काउंटिंग का पैसा भी वो खुद भरता है, खुद भर देता है उसमें। और जो प्राइवेट आज की डेट में जो बायर है वो इसको खूब कर रहा है, उसको फायदा है, इधर से वो कैश डिस्काउंट ले लेता है, हाँ, और पैसा जो है वो ट्रेड्स के थ्रू उसको मिल जाता है। ठीक है। आपने शायद बजट स्पीच में सुना होगा कि जब से ट्रेड्स चला है 7 लाख करोड़ रुपए की बिल डिस्काउंटिंग जो है वो ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पर हो चुकी है। तो हम जो ये बड़ी चिंता करते हैं कि हमारा पैसा जो है वो 15 दिन में नहीं आता, या 45 दिन में नहीं आता, या 120 दिन में नहीं आता, अगर हम ट्रेड्स को और पॉपुलराइज करें, सब लोग ट्रेड्स पर आ जाएं, तो हम लोग तो दूसरे दिन पेमेंट ले सकते हैं। तो आगे क्या चांस है सर इसमें ट्रेड में बाकी ये छोटी कंपनीज और उनको भी कवर किया जाएगा? ऐसा है, पहले इसकी लिमिट 500 करोड़ से ऊपर की थी, ठीक है, अब इसको 250 करोड़ से ऊपर पर ले आए हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें और भी थ्रेशोल्ड को कम किया जाए, मैं इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 250 करोड़ टर्नओवर तो बहुत छोटी सी टर्नओवर है आज की डेट में। बहुत सारी कंपनियां जब इस सिस्टम को थोड़ा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सख्त होगी, या इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो लगभग सारे बायर इसमें कवर होने के चांस उम्मीद है। और छोटे बायर, अब बैंक इसमें जो बिल डिस्काउंटिंग करता है, इसमें वो बायर की क्रेडिबिलिटी भी चेक करता है, ठीक है। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि जो बायर है, जो बैंक वाला बायर को पैसा दे रहा है, उसको हम CGTMSE में कवर कर दें। अच्छा, ठीक है, ताकि जो बैंक को बिल्कुल टेंशन ही ना रहे। मान लीजिए किसी बायर की रेटिंग अच्छी नहीं है, बायर का सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, या डिफॉल्टर है, और छोटी कंपनी है, तो बैंक का कंफर्ट बढ़ाने के लिए ये भी कोशिश की जा रही है कि हम उस फंडिंग को, जो उस बिल डिस्काउंटिंग वाली फंडिंग को भी CGTMSE में कवर करते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोग जो लिक्विडिटी जो है वो बढ़ाएं, क्योंकि हमारे MSME इसके हाथ में पैसा हो। क्योंकि ये मेरी एक धारणा ही नहीं, मेरा ये विश्वास भी है कि अगर MSME के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हम एक इंडस्ट्री को एक शरीर की तरह मान लें, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लड की तरह होता है, प्रॉफिट उसमें ऑक्सीजन की तरह है। तो अगर उसमें ब्लड ही नहीं होगा तो वो उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी। तो वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए कई तरीके किए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने 3 दिन पहले हमारी इमरजेंसी जो फंडिंग का स्कीम आई है, जो 5th वर्जन आया है, जिसमें 2,55,000 करोड़ रुपए की फंडिंग है, वो भी यही कोशिश की गई है कि वार लाइक जो सिचुएशन हमारी बनी हुई थी, उसमें जो रॉ मटेरियल महंगा हुआ है और कई तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, लोग इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करने लग पड़े, सप्लायर जो है एडवांस मांगने लग पड़े,
तो जो एमएसएमई की वर्किंग कैपिटल जो है वो कम होता गया, स्ट्रेस में आता गया, तो उसको 20% एडिशनल फंडिंग विदाउट एनी एडिशनल कोलेट्रल, विदाउट एनी गारंटी फीस उसको प्रोवाइड करना। तो ये सारी जो कवायद होती है, सारी जो मतलब कि एक्सरसाइज होती है, सारे एफर्ट्स हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि एमएसएमई की वर्किंग कैपिटल को बढ़ाया जा सके। क्योंकि वर्किंग कैपिटल जब नहीं होती तो आपको रॉ मटेरियल महंगा मिलता है, आप बिजली का बिल नहीं दे सकते, आप किराया नहीं दे सकते, आप वर्कर की सैलरी टाइम पे नहीं दे पाते। तो एमएसएमई की जो सबसे बड़ी स्ट्रेस है, जो सबसे बड़ी सिकनेस का कारण भी यही होता है वर्किंग कैपिटल का। तो मैं जिससे भी मिलता हूँ ये जरूर बोलता हूँ कि आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना सीखो। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को बताए, उनको समझ में आए कि वो गुजराती व्यापारी की तरह सोचना शुरू करें और अपनी डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ाएं। इसमें सर मैं एक एडिशन करना चाहूँगा, एक ना हमारे इंस्टीट्यूट का भी एक वित्तीय ज्ञान करके एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम आया था। उसमें यही वर्किंग कैपिटल क्या है, उस बेसिक एक एंटरप्रेन्योर कैसे समझे, तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई है। बुकलेट है बहुत अच्छी आईसीआई वित्तीय ज्ञान की, आप उसको भी वेबसाइट पे देख सकते। सर आपने अभी बीच में एक वर्ड बोला समाधान करके, कि अगर वो डिस्प्यूट में क्या करे, तो वो समाधान पोर्टल करके क्या है और उस पे बंदा कब जाएगा, जब लड़ाई हो रही है, पेमेंट मिल नहीं रही, या कब, कैसे सर? आप बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब एक सप्लायर जो है माल सप्लाई कर देता है और वो माइक्रो एंड स्मॉल है, तो उसके लिए जो हमारा एमएसएमई एक्ट है उसमें सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 24 तक प्रावधान दिए गए हैं कि वो अपनी पेमेंट को एक काउंसिल के थ्रू जो है वो ले सके। तो उसके लिए जो समाधान एमएसएमई समाधान पोर्टल जो है बनाया गया है, इसमें काउंसिल्स बनाई गई हैं हर स्टेट में। जैसे हरियाणा में काउंसिल है पंचकुला में, और दिल्ली में हम कहें तो 11 काउंसिल्स बनी हुई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल है। पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट हैं और शायद 23 ही काउंसिल हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो काउंसिल का ही काम ये है कि जो इसमें सप्लायर है, जिसने माल सप्लाई किया है और जिसके पास अपने सप्लाई का कुछ प्रूफ है, वो उसको अगर या तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में, अगर एग्रीमेंट है तो विद इन 45 डेज में, अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती तो जाकर के वहां पर अपना केस दाखिल कर सकता है। अगर काउंसिल में वो ये प्रूव हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उसको केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है कि कंसाइलेशन होती है। उस दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि भाई ये आपने पैसे देने हैं इनके, तो आप इनको इतने पैसे दे दें और इसको सॉल्व करें। अगर वो कंसाइलेशन में नहीं मामला सुलटता और दोनों पार्टी में मेनली जो सप्लायर जो बायर जो है वो एग्री नहीं करता, तो फिर ये आर्बिट्रेशन में चला जाता है। ठीक है। अब आर्बिट्रेशन की पावर जो है वो काउंसिल की अपने पास होती है, या फिर काउंसिल किसी की मदद भी ले लेता है। ठीक है। जैसे हरियाणा में बहुत सारे रिटायर्ड जजेस को इन्होंने आर्बिट्रेशन का जो काम दे रखा है, और उसके बाद आर्बिट्रेशन का अवार्ड आने के बाद काउंसिल खुद उसका एक अवार्ड इशू करती है। ठीक है। और उसके बाद अगर फिर भी बायर पैसा नहीं देता तो सप्लायर जो है, एमएससी जो है कंपनी, वो कोर्ट में जाकर के उसको रिवेन्यू के थ्रू उसको रियलाइज कर सकती है। ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारा समाधान का। तो इसमें जो एप्लीकेशन लगती है ऑनलाइन लगती है, तो उसी के लिए जो हमारा पोर्टल बना हुआ है समाधान, क्योंकि बहुत सारे केस लंबित थे और हरियाणा में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की काउंसिल्स अभी तक नहीं बन पाई हैं, हालांकि उनका अप्रूवल हो चुका है, सिर्फ ऑर्डर होना बाकी है। तो हरियाणा की जो काउंसिल्स थी उसमें प्रोविजन ये किया गया था कि 20 लाख रुपए तक के जो केस हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक निपटा लेंगे, और जो 20 लाख से बड़े केस होंगे वो हम स्टेट लेवल काउंसिल में करेंगे। इसमें भी सर वो तारीख पे तारीख तो नहीं चलती, कितने टाइम, ये कितने लंबा साल चलता है ये केस? अब
अभी तो काफ़ी इसमें समय लग रहा है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं और मुझे उम्मीद है कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की काउंसिल्स नोटिफाई हो जाएंगी और काम करने लगेंगी तो जो डिले है वो काफ़ी कम होगी। और इसमें एक और जो जरूरी सूचना है वो ये है कि भारत सरकार एक प्रोजेक्ट कर रही है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के, उसके तहत उसको रैम्प प्रोग्राम बोलते हैं। तो रैम्प प्रोग्राम में एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक पोर्टल बनाया गया है, ओडीआर। ओडीआर एक ऐसा पोर्टल है जो कि जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है और उसमें जो सप्लायर है एमएससी है वो अपना केस रजिस्टर करता है और इधर से काउंटर भी जो है वो बायर के थ्रू डाला जाता है। ठीक है। और एआई को यूज करके, अब आपको लगेगा कि सरकारी विभाग भी एआई को खूब अच्छे से यूज करते हैं, तो एआई को यूज करके उसका अवार्ड जो है उसको दिया जाता है। लेकिन ये सिस्टम अभी बिल्कुल नया है, अभी पॉपुलर भी बहुत कम हुआ है। तो मैं तो बल्कि आपकी जो पानीपत सीए एसोसिएशन उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ओडीआर पे थोड़ा सा काम करके लोगों को बताने की कोशिश करें कि ओडीआर के थ्रू भी वो इस तरह के रेजोल्यूशंस कर सकते हैं। समाधान से पहला स्टेप है। समाधान से पहला स्टेप है कि पहले आपस में सुलझा लो, फिर उसके बाद अगर पंगा हो रहा तो वापस जाओ। हाँ, तो फिर अगर 30 दिन में आपको कुछ रेजोल्यूशन नहीं होता तो फिर आप ओडीआर से आप समाधान में जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये प्रोसेस है। इसमें अगर हम देखें तो अगर फिगर्स देखें तो बहुत सारे केसेस सॉल्व हुए हैं, लोगों को बहुत सारा पैसा मिला है क्योंकि काफ़ी सारे सेटलमेंट तो आउट ऑफ काउंसिल हो जाती है। जैसे ही नोटिस जाता है बायर को तो बहुत सारे केसेस आउट ऑफ काउंसिल भी सेटल हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग में आया था तो इसकी 1000 प्लस 2500-3500 की फीस लगती है। तो जब नोटिस जाते हैं ऊपर लिखा हुआ आता है ना मिनिस्ट्री, पहले तो कोर्ट से आ रहा है, अब जो बंदा देख रहा है कि मिनिस्ट्री से सीधा नोटिस आ गया तो स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने वैसे ही पेमेंट करनी स्टार्ट कर दी कि मिनिस्ट्री से नोटिस आया, कोई और पंगा न चढ़ जाए। तो वो भी अच्छा रहा है। हालांकि चल रहा है इसमें काम दिल्ली में तो, और पंजाब में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो वहाँ पे जल्दी हो रहा होगा थोड़ा एज कंपैरिजन हरियाणा। मतलब कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो तो काम जल्दी होने की संभावना तो रहती है। और दूसरा सर, अगर लेट्स से कि किसी का कोई सप्लाई करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी डिले तो होता ही है पेमेंट का, और वो चला गया समाधान में केस लड़ने। अब वहां पे अब क्योंकि वो समाधान में उसके केस में चला गया है, फिर ऐसा तो नहीं होगा कि उसको गवर्नमेंट टेंडर से बैन कर दिया जाएगा या कुछ टेंडर मिलने बंद हो जाएंगे? ऑब्वियसली तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक एक्ट की बात है उसके लिए एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये गवर्नमेंट बायर है या प्राइवेट है। ओनली डेफिनेशन इज बायर एंड सप्लायर। ठीक है। सप्लायर हैज टू बी एमएससी, बायर कैन बी एनीबॉडी। तो इस तरह से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, जो रूल्स हैं वो सेम हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखिए आज की डेट में बहुत सारी परचेजिंग तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जेम से कर रहा है। और जेम में एक ये प्रोविजन है। जेम क्या सर, कोई पोर्टल है ये? जेम क्या है? हाँ, अच्छा, जेम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ओके। जैसे प्राइवेट सेक्टर में अमेजॉन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे ही भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जेम के नाम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जितनी भी भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनकी परचेस इंक्लूडिंग डिफेंस की परचेस को अनिवार्य है कि हमें जेम से करनी है। ठीक है। तो जैसे आपने अभी बात की, अगर गवर्नमेंट ने कुछ परचेस किया तो मोस्टली तो परचेस जो है जेम से ही हो रही है आज की डेट में। इनफैक्ट मैं पीछे विजिट किया था, इसकी यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है जेम का, जिसमें वो बता रहे हैं कि परचेज ऐसे करनी है, सेल ऐसे करनी है, लिस्टिंग ऐसे करनी है। बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। मतलब अगर किसने गवर्नमेंट को सप्लाई करना स्टार्ट करना है तो जेम पोर्टल को स्टडी करे, एक लड़का बिठाए, वो टेंडर भरता रहे, तो ये अच्छा कंसेप्ट स्टार्ट किया जा सकता है। ये बहुत अनिवार्य है और आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कर रही है। क्योंकि आपको मान लीजिए अगर डिफेंस को सप्लाई करना है, अगर आपको गवर्नमेंट रिफाइनरीज को सप्लाई करना है, अगर आपको बड़ी बड़ी पीएसयूज को सप्लाई करना है, जिनकी देखिए टोटल जो गवर्नमेंट की परचेस है वो मतलब इट विल बी अराउंड 5 लाख करोड़ और समथिंग, मतलब द फिगर इज वेरी बिग। और इतना बड़ा बाजार जो है वो सिर्फ जेम के थ्रू ही अवेलेबल है आपके पास। और जेम में बहुत सारी चीजें हैं, एक तो डायरेक्ट परचेज है,
फिर उस पर टेंडरिंग भी होती है, फिर रिवर्स टेंडरिंग भी होती है, कस्टमाइज टेंडरिंग भी होती है। तो जैम को स्टडी करना, जो लोग गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए जैम को स्टडी करना एक बहुत ही जरूरी चीज है। और जैम, मैं आपको जो असली बात पर आ रहा था कि जल्दी पेमेंट कैसे मिल पाए, अगर जैम पर सप्लाई हो रही है तो उसमें तो पेमेंट तभी होती है, ऑर्डर तभी प्लेस किया जाता है जब मेरा अमाउंट पहले ही बुक हो जाता है। अच्छा, अगर मेरे पास पैसे हैं तभी बुक होता है। और अगर मेरे पास सामान आ गया और मैंने उसकी रिसिप्ट इशू कर दी और अपलोड कर दी, तो ये सारा काम मुझे विदिन 15 डेज करना पड़ता है। अच्छा, नहीं तो डिपार्टमेंट के ऊपर 1% पर मंथ क्या इंटरेस्ट भी लग सकता है, जिसका कि अगर किसी को भरना पड़े तो इसका कोई जवाब ही नहीं बन पाएगा। और ये तो अच्छी बात है, सरकार पहले अपने घर से ही शुरुआत कर रही है वो 45 दिन का कि पहले अपने ही बंदे ठीक हो, फिर उसके बाद। ये अच्छी बात है सर। सर अभी बीच में आपने ना एक वर्ड बोला था, CGTMSE, अनसिक्योर्ड लोन जिसे बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन एडवर्टाइजमेंट में चल रहा है, पेट्रोल पंप पे लिखा होता है कि इतने इतने। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अनसिक्योर्ड लोन नहीं कह सकता मैं उसको। अनसिक्योर्ड लोन कैसे कहेंगे हम उसको? या CGTMSE जिसे बोल रहे हैं हम। हाँ, मतलब अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि क्योंकि कोई कोलेट्रल नहीं दिए जा रही तो इसलिए वो अनसिक्योर्ड होगा? मतलब जो MSME के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनसिक्योर्ड होगा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटी मिल गई तो वो सिक्योर्ड में चला गया। तो वो जो CGTMSE वाला मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं तो इसको अनसिक्योर्ड लोन, मेरी जो सोच थी वो अलग थी अनसिक्योर्ड लोन के लिए। एनीवे, तो CGTMSE तो आपको जैसे मालूम ही है, एक ट्रस्ट बना हुआ है मुंबई में, जिसमें कि सिडबी और MSME मंत्रालय के पैसा जो लगा रहता है। और CGTMSE का यही काम है कि जब मेरे MSME भाइयों के पास, बहनों के पास कोलेट्रल देने को नहीं है, तो वो जो गारंटी है, वो जो कोलेट्रल है गारंटी, वो ट्रस्ट देता है। देखिए, बैंक तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक कमर्शियल एंटिटी है। वो जब लोन देती है तो उसको कोई ना कोई कोलेट्रल चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसको लोन अपना सिक्योर्ड करना है। तो अब कोलेट्रल मुझे या तो बारोवर से मिले, अगर बारोवर नहीं देना चाहता तो मुझे कोई और दे। तो भारत सरकार ने उसके लिए ट्रस्ट बना दिया। अभी ठीक है, आपको अभी जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन आई है 5, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, अब उसमें हम लोग कोई एडिशनल गारंटी नहीं ले रहे हैं। और 20% जो आपकी पीक आउटस्टैंडिंग था जो लोन का, उसका 20% दिया जा रहा है। तो उसके लिए फिर कोलेट्रल कहाँ से आएगी, गारंटी कहाँ से आएगी? तो ट्रस्ट देगा। ठीक है। तो ट्रस्ट जो थोड़ी सी फीस लेता है, ठीक है, ट्रस्ट थोड़ी सी गारंटी फीस बोलते हैं, विच अंडर CGTMSE फॉर MSMEs जो इट वेरीज फ्रॉम 0.37%, 0.37% से ऊपर है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो है विदाउट कोलेट्रल जो है वो दिया जा सकता है, जो लेटेस्ट हमारी गाइडलाइंस हैं। और स्टार्टअप्स के लिए ये लिमिट 20 करोड़ है। पर सर असल में जो मार्केट में है, कोई पर्सन जाता है बैंक में तो वो बोलता है कि मेरी इतनी सेल है या कुछ है, उसको लेने में डिफिकल्टी आती है क्योंकि बैंकर से वो रिलेशन नहीं होते, वो फर्स्ट टाइम मिला होता है, या बैंक क्या अपने रिस्क पे वो नहीं करना चाह रहा, या क्या इशू क्या आ रहा है उस केस में? क्या पहले CGTMSE को उसके पास अप्रोच करना है या पहले बैंक में अप्रोच करना है? एक नया बायर है जिसने अभी 1 करोड़ की सेल की है अभी। ये जो इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो चीज़ समझनी चाहिए कि जो कटिंग एज पर जो बंदा बैठा हुआ है वो ब्रांच मैनेजर, ही इज एट कटिंग एज। तो उस ब्रांच मैनेजर को हमें कन्विंस करना होगा सबसे पहले कि जो वो हम पैसा बैंक से लोन लेंगे वो वापस आएगा। क्योंकि बैंक को जो सबसे बड़ी जो बैंक की वरी है वो है रीपेमेंट। बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर पैसा वापस नहीं आएगा तो सिस्टम कैसे चलेगा। उसके लिए MSMEs को मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि वो बैंक के साथ अपने रिलेशन अच्छे बना के रखें। अच्छे रिलेशन का मतलब ये है मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक के थ्रू हों, आपकी
बैलेंस शीट क्लीन हो। बैलेंस शीट क्लीन का मतलब ये है जितनी उसमें एंट्रीज हैं वो बिजनेस से रिलेटेड ही हो। बैंक को वो जो रिटर्न्स देनी है, स्टॉक स्टेटमेंट देनी है, जो भी बैंक की फॉर्मेलिटी हैं उनको टाइम से पूरा करे। और जब वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, जब हम फंडिंग के लिए जाएं या उसके लिए लोन एप्लीकेशन का फॉर्म भरे, तब उसको ये पता होना चाहिए कि मैं इस पैसे का करूंगा क्या। इस पैसे का मैं, अब ये ना हो कि वो देखिए जो एमएसएमई की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम्स आती हैं मेनली, हम लोग वर्किंग कैपिटल को कहीं ना कहीं फिक्स एसेट में लगा देते हैं। बिल्कुल। प्लॉट खरीद लेंगे क्योंकि प्लॉट पे रिटर्न ज़्यादा है, या कार खरीद लेंगे, या शादी कर देंगे, मकान बना लेंगे, तो उसके बाद हम टाइट। तो इस तरह से हम जब लोन भी लेने जाते हैं तो हमारी इंटेंशन एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली भी क्लियर होनी चाहिए कि भैया मैं ये करना चाहता हूँ, इस पैसे से मैं ये करूंगा। एंड यूज ऑफ फंड सही हो, बिजनेस में ही लग रहा हो, बिजनेस में ही लग रहा हो, और ये मेरी प्रोजेक्शंस होंगी, और वो प्रोजेक्शंस भी रियलिस्टिक हों थोड़ी बहुत ही। तो अगर आप बैंक के मैनेजर को कन्विंस कर देंगे तो देखिए, अगर आप सीजीटीएमएससी की फिगर्स देखें, आप सीजीटीएमए की वेबसाइट पे चले जाएं, आप फिगर्स देखें पिछले कुछ सालों में लाख करोड़, मतलब कि 5 लाख करोड़ रुपए तक के लोन हुए हैं। अच्छा। तो वो उसमें से सारी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। मतलब जहां तक मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि मैं बैंकर को एज एन अपना पार्टनर समझूं। यस। कि अगर उसने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं उसको कन्विंस करूं कि भाई मैं कर दूंगा, सेल कर दूंगा, मेरा बिजनेस वाइबल है, वो उस ढंग की ट्यूनिंग कह रहे हो, सो तभी देगा वो। तभी दे पाएगा, कि नहीं तो वो कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम निकाल देते हैं। देखिए बैंक में जो प्रॉब्लम्स निकालते हैं, सबसे पहले तो केवाईसी की प्रॉब्लम्स निकालते हैं। आपका केवाईसी ठीक नहीं है, फिर सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, फिर आपकी जो डीपीआर है वो फॉल्टी है, देन उनके पास एक ये भी हो जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल नहीं है। तो जो बैंकर की ये जो चिंताएं हैं, ये वाली जो उसकी एप्रीहेंशंस हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और एक अच्छी बैंकेबल रिपोर्ट के साथ हम बैंक के पास जाएं, और हमारी बैंकिंग अच्छी हो, हमारे रिलेशन अच्छे हों, आई थिंक तब चांसेस जो हैं वो सीजीटीएमएससी के बढ़ जाते हैं। मतलब कि हमें मौका कम देना चाहिए कि वो कोई बहाना, कोई इस तरह का रिजेक्ट होने का बहाना कोई बहाना। यस, ठीक है। सर, एक एमएसएमई बिजनेस तो कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, ये कंप्लाइंस कर रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है वो कंप्लाइंस ज़्यादा कर रहा है, पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहा है। हर एक एक्ट उस पर लागू कर दिया गया है, ये सर्टिफिकेट लेना है, पोल्यूशन में लगाना है, एमएसएमई में लेना है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इतने सारे एक्ट की कंप्लाइंस करना वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो असल में ये ईज ऑफ डूइंग होगा या नहीं होगा? इनकम टैक्स भी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट अपने लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। कंप्लाइंस बर्डन बहुत हो चुका है। जैसे टीडीएस का भी, पार्टनरशिप फर्म पे भी टीडीएस का भी आ गया। वो इतनी छोटी छोटी कंप्लाइंस करना एक छोटे बिजनेसमैन के लिए वो नहीं कर सकता, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इसमें मेरे लिए जवाब हाँ में देना है कि ना में देना है, ये मुझे बताएं। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक तरफ से तो ये कोशिश बहुत ज़्यादा हो रही है कि हम लोग हर चीज़ को कंप्लायंस रिडक्शन की बात करें। डीरेगुलेशन के लिए स्पेशल कमेटीज बनी हुई हैं जिन्होंने कि अलग अलग लेवल पर बहुत डीरेगुलेशन किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा में पहले वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज में सिर्फ 45 या 50 तरह की इंडस्ट्री आती थी। आज की डेट में पिछले ये 6-8 महीने में ही अब 750 740 प्लस इंडस्ट्री जो हैं वो वाइट कैटेगरी में ले आए हैं। पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, पोल्यूशन में सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक सीटी लेना पड़ता है और जब आप उसका यूनिट लग जाता है तो सीटीओ लेना पड़ता है। सीटीओ रिन्यूअल के लिए टाइम पीरियड को बढ़ाया गया। पहले जैसे 3-5 साल, 10 साल और 15 साल था, जैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज के लिए, उसको ग्रीन के लिए परपेचुअल करने की बात हो गई। व्हाइट के लिए तो आप अपने आप से जनरेट कर लें। आप देखिए, बिल्डिंग के केस में आप घर बनाते हैं और आप उसमें डिपार्टमेंट के नक्शा अप्रूव नहीं करता, थर्ड पार्टी अप्रूवल है। आपका जो अप्रूव्ड आर्किटेक्ट है वो नक्शे को अपलोड कर देता है।
तो इस तरह करके FAR के रूल्स को अभी रिलैक्स किया गया है कि ग्राउंड कवरेज जो है अनलिमिटेड कर दी गई है, FAR को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह करके जैसे जैसे डीरेगुलेशन के काफी सारे काम जो हैं किए जा रहे हैं। लेबर कोड हमारे बनाए गए हैं, पहले 34 एक्ट थे जिनको क्लब करके 4 लेबर कोड बनाए गए हैं। तो अच्छा, जिसमें हमारे लेबर एक्ट में पहले क्रिमिनल क्लॉसेस बहुत थी कि अगर ये हो जाएगा तो आपको अंदर कर देंगे, उन सबको जन विश्वास एक्ट के थ्रू डिक्रिमिनलाइज किया गया है। और ये हमारी रिकमेंडेशन कई लेवल पर गई है कि सिंगल विंडो हो। अब देखिए, हम लोग जब बैंक में KYC करने जाते हैं तब भी हमें बेसिक क्या चाहिए, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, बिजली का बिल, ये सब बेसिक चीजें हैं। आप पासपोर्ट बनवाने जाओ तब भी ये चाहिए, आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट में जाओ तो भी ये चाहिए। मतलब अगर 50 डिपार्टमेंट है तो 50 डिपार्टमेंट में आपको सेम KYC देना पड़ता है। तो ये कोशिश की गई है कि एक ही क्यों ना KYC हो, एक KYC हो और वो डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर ले। सही बात है। डिपार्टमेंट्स के पास APIs हों और वो उस डाटा को एक्सेस कर लें। एक सेंट्रल हमारा डाटा बैंक हो और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट चिप इन कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट कैन एक्सेस एवरीथिंग, सपोज फॉर एग्जांपल ईस्ट डिपार्टमेंट, A डिपार्टमेंट कैन एक्सेस दिस थिंग्स, इनकम टैक्स कैन एक्सेस दिस थिंग्स। तो उसको करने के लिए उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें 50 जगह पर मैं अपने डॉक्यूमेंट क्यों दूं। यहाँ जैसे डिजी लॉकर है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में पड़े हों और डिपार्टमेंट्स को एक्सेस हो, वहां से डाउनलोड कर लें। तो वो एक हिसाब से एक सिस्टम है जो कि आपका सेंट्रल KYC बन सकता है। इसी तरह से सिंगल विंडो की बहुत लेवल पर बात हो रही है कि मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए, मुझे पोल्यूशन चाहिए, मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में क्यों जाऊं, मैंने सिंगल विंडो पे डाल दिया ना, तो मुझे सारे अप्रूवल मिल जाने चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है। एक इसमें सर पोर्टल भी तो है, नेशनल सिंगल विंडो स्कीम, nsws.gov.in, जिसपे हरियाणा गवर्नमेंट का भी एक इन्वेस्ट हरियाणा के नाम से सिंगल विंडो है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के सिंगल विंडो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक सिंगल विंडो से जाते हैं, फिर उसके बाद कई विंडो खुल जाती हैं। हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली, उसके बाद आ जाता है कि आप फलानी वेबसाइट पे जाकर के डाटा डालो। गेटवे है वो एक टाइप का। गेटवे नहीं चाहिए हमें गेटवे, हमें सिंगल विंडो चाहिए, सिंगल विंडो चाहिए। सिंगल विंडो शुड नॉट लीड टू न्यू विंडोज। मैंने यहाँ डाटा डाला, बल्कि कई बार तो सिंगल विंडो जो है वो एडिशनल हो जाता है कि मुझे डिपार्टमेंट में तो इंफॉर्मेशन देनी थी, मैं यहाँ भी दे रहा हूँ। तो इस चीज को इफेक्टिव सिंगल विंडो हो, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी कंप्लायंसेस कम होंगी। देखिए, आप GST में, जब आपको याद होगा 2017 में आया था, तो एक MSME के लिए को कितनी रिटर्न्स भरनी थी, आज मैं 5 रिटर्न्स के साथ भी पूरा साल निकाल सकता हूँ। ठीक है, पहले मुझे याद है कि शायद 36, 37, 30 से ऊपर कंप्लायंसेस रिटर्न्स चाहिए थी। तो देखिए, गवर्नमेंट को जो समझ में आता है गवर्नमेंट वो करती है। हमारी कंपनी एक्ट 2013, साथ में रूल्स है 2014 के, हमें उसके बाद में अमेंडमेंट्स आई, उसमें जितनी हमें कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं, अब गवर्नमेंट ने एक LLP लाए, वो पार्टनरशिप और एक कंपनी का बीच का रूप है। उसके कंप्लायंस थोड़े कम कर दिए, उसके कंप्लायंस कम किए, और कम नहीं है, वो बड़ी शानदार चीज है। LLP में हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी पार्टनर इन द फर्म, और कोई पार्टनर आए जाए, आपको फर्म को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टनरशिप में तो आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। 5 पार्टनर हैं, 3 चले गए, एक भी चला गया तो आपको डिसॉल्व। LLP में 5 में से 4 चले जाएं, आपकी कंपनी वहीं स्टैंड करती रहेगी। तो LLP क्यों नहीं करते? कंप्लायंसेस कम करने की कोशिश की गई है वहां पे। तो गवर्नमेंट को जो कुछ भी जैसी फीडबैक मिलती है इंडस्ट्री से, जैसी बात होती है, सब कोशिश की जाती है कि उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, लेकिन काफी कुछ अभी भी करना बाकी है। और इसमें मैं चाहूंगा कि एसोसिएशंस का रोल बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसी एप्स होनी चाहिए, कुछ रिमाइंडर्स होने चाहिए
अब कुछ एसोसिएशंस को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने यहाँ पर ऑफिस बना रखे हैं, ओके, सेक्रेटरीट बना रखे हैं, वहां पर उनके मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुंडली में HSIDC वाले वहां पर रसोई के नाम से HSIDC की एक जगह रसोई, वहां पर दोपहर को 2 लोग इंडस्ट्री के हमेशा बैठते हैं रोज। अच्छा, जिसको भी इंडस्ट्री वाले को जो भी प्रॉब्लम है वो वहां के डिस्कस कर सकता है। इसी तरह से एक एसोसिएशन है फरीदाबाद में, IMMSME, उनके यहाँ भी कंसल्टेंट जो है वो बारी बारी से रोटेशन से बैठता है। ठीक है, तो वो कंप्लायंसेस में हेल्प करने के लिए ये बेसिकली। तो इसमें एसोसिएशंस का रोल जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे सोमवार को किसी वकील को बुला लिया, मंगलवार को पोल्यूशन कंट्रोल वाले डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट है उसको बुला लिया, बारी बारी से बुलाते जाते हैं। और इंडस्ट्री को पता रहता है कि इस दिन मेरा ये वाला पर्सन आएगा, एक दिन डिलेड पेमेंट का आ गया, तो वो वहां करके अपनी प्रॉब्लम्स को ला सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें गवर्नमेंट को फीडबैक देनी पड़ेगी कि भाई ऐसा करें। और मेरी तरफ से ये भरपूर कोशिश रहती है, क्योंकि मैं डीरेगुलेशन एक्सरसाइज से काफी जुड़ा रहा हूँ। देखिए, पहले हमारे पास CLU लेने के लिए हरियाणा में 19 पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, 19 डॉक्यूमेंट चाहिए थे। अच्छा, आज 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, और गुजरात में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो गवर्नमेंट के पास खुद ही होते हैं, पहले ही होते हैं जी। अगर मैं कहूँ कि इसका नक्शा खिजरा और ये लोकेशन जमाबंदी, ये तो गवर्नमेंट के पास पहले ही होते हैं जी। तो वो मतलब कि एप्लीकेंट से क्यों मांगते हैं? तो इस तरह से कुछ काम अभी हुआ है, कुछ काम होना अभी बाकी है। ठीक है, धीरे धीरे सही होता रहेगा, कंप्लायंस भी कम होते रहेंगे। यस, और अगर कंप्लायंसेस बिल्कुल कम कर दिए तो फिर कंसल्टेंट्स का रोल कंसल्टेंट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कहा जाएगी। सही बात है, जब तक ये कंप्लायंस है तो हम हैं। सर, कई बार स्कीम्स जो है ना सर, स्कीम्स बहुत सारी अनाउंस होती है कि ये स्कीम्स है, हर बजट में एक नई स्कीम आ रही होती है, और जब बिजनेसमैन बोलता है वो कहता है तो मुझे तो कोई स्कीम मिली नहीं। तो कमी कहाँ पे है, अवेयरनेस की, या स्कीम मिल ही नहीं रही, तो कहाँ इशू क्या है? स्कीम्स मिली नहीं है तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। अब हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट देना तो आसान होता है, हमें एग्जाम्पल के साथ बात करनी चाहिए। लेट्स टॉक ऑफ टेक्सटाइल पॉलिसी हरियाणा की, जो 2022 में आई थी। पानीपत में लगभग 400 यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी 25 से 50% बढ़ी है। वो कैसे बढ़ी है? क्योंकि गवर्नमेंट उसमें 30 से 30% के करीब जो है वो सब्सिडी दे रही है। वो इंसेंटिव है इंडस्ट्री के लिए। एक तो उनको प्रोडक्शन बढ़ानी थी, उधर से इंसेंटिव मिल गया, तो उनकी कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। एक वर्ड जो है प्रोडक्टिविटी, जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, तभी हम लोग चाइना से इतनी पीछे रह जाते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है। अगर मैं रेडीमेड इंडस्ट्री की बात करूं तो मेरा दर्जी जो है एक दिन में कितनी शर्ट सिल सकता है। तो हम लोग जब हम बात करते हैं स्कीम्स की या जनरल बात करते हैं, तो हम प्रोडक्टिविटी को अक्सर इग्नोर करते हैं। हमारे पास पहले नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो थी, बड़ी ही एक्टिव थी। आज भी ये संस्था प्रोडक्टिविटी में काम करती है, लेकिन हम लोग कई बार ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग स्कीम की बात करेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग अच्छा उसी से रिलेट करके बात करते हैं। तो जो लोगों की नई मशीनें आई, उनने एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। उनकी पर डे जो प्रोडक्शन थी, मान लो एक मशीन पर वो 1000 मीटर बनाते थे, वो 4000 मीटर बना रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी एनर्जी की कंजम्पशन कम हुई, क्योंकि जितनी भी नई मशीनें हैं, ये कुछ काफी सारी मशीनें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, कुछ मशीनें PLC कंट्रोल्स के साथ आ रही हैं, तो इनमें एनर्जी की कंजम्पशन भी कम होती है और वो अच्छा और सस्ता माल बना सकते हैं। तो स्कीम्स का बेनिफिट
नहीं होता ये तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। हमारी लीन स्कीम आई। लीन स्कीम का मतलब ये था कि मैं अपनी फैक्ट्री में वेस्टेजेस को कैसे कम करूं। अच्छा। अब उसको इंडस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया। उसमें छोटे छोटे टूल्स हैं, जैसे काइजन होता है। काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर बेटरमेंट। काइजन इज जैपनीज वर्ड। पोकायोके होता है। पोकायोके का मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग। मैं जो भी प्रोडक्शन कर रहा हूं उसमें गलती ना हो, मिस्टेक ना हो कोई। लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया फरीदाबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में। मतलब कि लोगों ने 20-20% अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया। तो स्कीम, अब हम जेड में जब बात कर रहे हैं, जेड में लोगों को जेड सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। लोग उनको अपने प्रोडक्ट पर, अपने लेटर हेड पर लिख करके उनको मार्केटिंग में हेल्प मिल रही है। हम लोग इतने मेले लगाते हैं। मेलों में देखिए, आपको आज की डेट में एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना आपकी ग्रोथ के लिए, आपको नई मार्केट में पेनिट्रेट करने के का सबसे आसान तरीका है। तो उसके लिए हमारा ऑफिस जो है वो सब्सिडी प्रदान करता है। हरियाणा सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। हमारा एक छोटा उद्यमी जो कि सोच भी नहीं सकता कि मैं मेले में जाकर के 4-5 लाख रुपए खर्च कर पाऊंगा, वो हमारी स्कीम के कारण जा पाता है और नई मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। तो स्कीम्स का तो ये प्रगति मैदान में ये जो फेयर लगते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, तो उसके पैसे आप वापस दे रहे होते हैं ऐसा स्कीम में? हम लोग, हमारा मंत्रालय लगभग आई थिंक 500-600 मेलों को स्पॉन्सर करता है। अच्छा। और उसमें जो उद्यमी पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग छोटे शहरों में 80,000 रुपए और बड़े शहरों में 1.5 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट देते हैं। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है जो कि 3 लाख रुपए तक की रिम्बर्समेंट देती है डोमेस्टिक एग्जीबिशंस के लिए। देखिए, हमारी स्कीम में डिफरेंस ये है कि हम लोग यूनिट कहीं भी एस्टेब्लिश हो, चाहे एनओसी एरिया में हो, सीएलयू एरिया में हो या ना हो, तब भी हम लोग ग्रांट प्रदान करते हैं। ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को ग्रांट देती है जो कि सीएलयू एरिया में हो या एनओसी वाले एरिया में हो। ठीक है। और पानीपत के बहुत सारे लोग जो है वो हर साल एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जा करके हरियाणा गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं। इसमें कुछ लोग संपन्न होते हैं, वो तो जाएंगे मेले में, आप उनको अनुदान दो चाहे ना दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं या जिनकी टर्नओवर बहुत कम होती है, वो बिना स्कीम की सपोर्ट से तो जा ही नहीं सकते। हमारी क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम है। मतलब जितनी स्कीमें हैं उनको उनका इवैल्यूएशन होता है बकायदा। अब इंडस्ट्री वाले ये नहीं मानते कि उनको स्कीम मिली है, तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। HSIDC कैसे कटे? आज HSIDC जहां बैठे हुए हैं, ये भी तो एक गवर्नमेंट की स्कीम के तहत ही कटे हैं। उन्होंने लैंड किसानों से ली, उसको डेवलप किया और फिर उसको ऑक्शन किया या अलॉट किया। तो ये सब तो स्कीम्स का ही तो रिजल्ट है। मतलब स्कीम्स तो है, लोग ले भी रहे हैं, पर बिजनेसमैन को नहीं बताना चाहता, सो दैट मेरा कंपटीटर पैदा ना हो। वो भी एक चीज है, या अवेयरनेस की भी कमी है लोगों के पास, खुद भी पढ़ना पड़ेगा इसमें ना। लोग शायद किस कारण से बताना नहीं चाहते, मैं कह नहीं सकता। या तो उनको लगता है कि चलो ये तो टैक्स पेयर के मनी से ही स्कीम चलती है, तो इसमें क्या क्रेडिट देना किसी को। लेकिन स्कीम्स का बेनिफिट तभी होता है। और देखिए, अब स्कीम जब बनती है ना, इसमें स्कीम कभी बंदर कमरों में बैठ के नहीं बनती। इसमें हमेशा इंडस्ट्री से फीडबैक लिया जाता है। अब जैसे आपके BIS के स्टैंडर्ड्स हैं, वो 1 महीना पब्लिक डोमेन में रहते हैं। इसी तरह से कोई भी स्कीम होती है, लगभग 1 महीना तो वो पब्लिक डोमेन में रहती है कमेंट्स के लिए, लोगों के कमेंट्स। चांस की बात है कि किसी टाइम तो एक भी कमेंट नहीं आता है, कुछ पर अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो अगर स्कीम्स में कुछ अगर प्रॉब्लम है भी है, तो इंडस्ट्री से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने फीडबैक दें। देखिए, गवर्नमेंट हमेशा स्कीम्स को अपग्रेड करती है। अब हम PLI स्कीम की बात करते हैं, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है आपकी टेक्सटाइल की। इसमें पहले जो थ्रेशहोल्ड, इसमें 2 थ्रेशहोल्ड हैं। एक थ्रेशहोल्ड है आपकी इन्वेस्टमेंट की, एक थ्रेशहोल्ड है टर्नओवर की। इन्वेस्टमेंट की टर्नओवर को अब आधा कर दिया गया है। अभी एप्लीकेशनें गई हैं, आपके पानीपत से भी एप्लीकेशनें गई हैं।
वो इसी फीडबैक के कारण गई थी कि उतनी इन्वेस्टमेंट जो है लोग उतनी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो स्कीम्स जो हैं ये बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से कि स्कीम्स का बेनिफिट नहीं होता। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमारे जितने एमएसएमईज हैं सभी को उसका बेनिफिट नहीं हो पाता। और आपने शायद इस इश्यू को पहले भी रेस किया था कि एमएसएमई की को सक्सेसफुल होने में दिक्कत आती है। उसमें जो पॉइंट मैं हमेशा से सब लोगों को बताता हूँ, एसिमेट्री ऑफ जो नॉलेज है, एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो बहुत डेंजरस लेवल तक है। हमारे कुछ एमएसएमईज हैं जो कि हाईली अवेयर हैं, जो हर स्कीम का बेनिफिट लेते हैं, रेपिटेटिवली आते हैं हमारे पास। और कुछ एमएसएमई ऐसे हैं जिनको कि बुलाने से भी वो हमारे पास नहीं आते। उनको या तो विश्वास कम है, या उनके पास समय नहीं है, या उनको, मैं कुछ लोगों को बताता हूँ मीटिंग में आओ, वो कहते हैं जी मीटिंग में नहीं आएंगे, वैसे आपने हमारे पास आना तो आ जाओ, हम आपके पास अलग से आ जाएंगे, पर मीटिंग में नहीं आएंगे। तो जो नॉलेज की एसिमेट्री है, हमें कई बार कुछ एमएसएमई हमें ये बताते हैं कि ये मैं इंडिया में अकेला बनाता हूँ, फिर हम उनको बताते हैं तुम्हारा चाचा भी बनाता है, तुम्हारा भाई भी बनाता है, पीछे ही उसकी फैक्ट्री है। तो ये अक्सर होता है कि उनको फिर ये बताना, हमें बाई चांस बता भी देते हैं कभी कभी कि ये तो भी तुम्हारे पड़ोस में भी बनता है, प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट है। अब मैं बटाला को आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ। बटाला में फाउंड्रीज थी, हम उनके पास जाते थे तो वो छोटी सी पोटली में जो एडिटिव्स थे वो ला करके उसमें ऐसे फेंक देते थे। अच्छा। तो उसको हम बोलते थे इसमें क्या डाला तुमने, कितने ग्राम डाला, कहते नहीं ये टॉप सीक्रेट है। फिर हम उनको इंटरनेट खोल के दिखाते थे कि भाई ये तो देखो ये सब लिखा हुआ है जो तुम डाल रहे हो, ये तो ये लिखा हुआ है। तो कई बार हम लोग अपने ही कोकून में, अपने ही एक एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। आज वो टाइम नहीं है, कोई का मेंढक नहीं बनना, बाहर की दुनिया देखनी है वो सारी चीजें। हाँ, आज क्योंकि हम लोग ग्लोबल सेटिंग में काम करते हैं, हमारे ऊपर चाइना में क्या हो रहा है, ब्राजील में क्या हो रहा है, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट्स के लिए हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कौन सी हैं, हम लोगों को कौन सी कंट्री में कौन सा माल बिक सकता है, किस रेट पे बिकेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या होगी, और क्या मैं सच में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं इंडिया में कौन सी नई मार्केट में मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे अपने प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रास के बर्तन बना रहा हूँ, ब्रास का घड़ा बना रहा हूँ, तो सदा नहीं बिकता रहेगा। बिल्कुल, आपको इन्वेंशन करती रहनी पड़ेगी आपको। हाँ, नई चीजें। अब देखिए सिंटेक्स की टैंकी, प्लास्टिक की टैंकी खूब चलती है, लेकिन अब धीरे धीरे रुझान बदल रहा है, लोग स्टेनलेस स्टील की टैंकी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग यूपीवीसी से अब और एडवांस्ड मटेरियल की तरफ जा रहे हैं। तो मार्केट में क्या चल रहा है, उन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपने दो चीजें सर बोली, एक तो चाइना का आप बार बार नाम ले रहे हो। चाइना से लड़ना एमएसएमई के लिए बहुत टफ है। अगर वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है तो फिर प्राइस का पंगा, प्राइस में कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी का पंगा, ये उसमें उलझ के रह गया है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, हम पानीपत मिंक ब्लैंकेट में चाइना का कंपटीशन कैसे कर रहे हैं? अब बिल्कुल कर रहे हैं। आप बताओ ना कि क्यों कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं क्योंकि मशीनें तो लेकिन सर वहीं से आई है। लेकिन मैं अभी तो मिंक ब्लैंकेट की बात कर रहा हूँ, या हैंडलूम्स की बात कर रहा हूँ, कारपेट की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है कंपटीशन? लेबर क्योंकि सस्ती है और कॉस्टिंग हमारी। अब लेबर सस्ती नहीं रही चाइना में, ना हमारी सस्ती है ना चाइना की सस्ती है। लेबर अब दोनों जगह रेट बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट चाइना में भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है चाइना में, इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है। चाइनीज लोग बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। उनके, अगर हम किसी भी चीज़ की वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं
तो उसको बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में मान लीजिए 10 स्टेप हैं। बिल्कुल। मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता हूँ, अपने यहाँ स्टोर करता हूँ, फिर उसकी इंस्पेक्शन करता हूँ, उसकी प्रोसेसिंग करता हूँ, फिर मेरा वर्क इन प्रोसेस की इंस्पेक्शन होती है, फिर मैं उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। अगर मैं हर लेवल पर पिलफ्रेजिस को बंद कर दूं तो मैं तो वैसे ही 10% सस्ता माल बना सकता हूँ। ठीक है। और पिलफ्रेजिस होते हैं। आप इंडस्ट्री में चले जाएं, आपको पता लगेगा कि स्टीम की पाइप जा रही है, वो उसकी एक एक ड्रॉप लीक हो रही है। एक ड्रॉप लीक होने का मतलब ये है कि अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो साल में लाखों रुपए का नुकसान। इसी के लिए आप वो लीन स्कीम और जेड स्कीम की वो कॉस्टिंग को कैसे कम किया जा सकता है, वही मंत्रा है, मोड़ा मोड़ी कंसेप्ट वगैरह, वो सारी चीजें समझाई जाती है, वही मंत्रा है। अगर आपने देखिए, जो एमएसएमई की एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, वो कहते हैं जी कॉस्ट कटिंग या ये लीन स्टडी या ये जो वर्क स्टडी, ये हमारा काम नहीं है, ये बड़ी कंपनियों का काम है, मारुति का काम है, जी का काम है। ये सबसे बड़ा मिथ है। जितनी जरूरत छोटी इकाई को है इस चीज की, इतनी जरूरत बड़ी इंडस्ट्री को नहीं है। मतलब मैं सेल प्राइस अगर कम करना है, मार्जिन रखना है, तो कॉस्टिंग को तो हिला सकता हूँ ना। ठीक है। देखिए, मार्केट में कॉस्टिंग आपके हाथ में नहीं है। कॉस्टिंग फिक्स हो रही है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। जी। रॉ मटेरियल आपके हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर बल्क परचेज कर लोगे तो आपको 2% सस्ता मिल जाएगा। मोर और लेस रॉ मटेरियल भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो एक ही चीज है, कन्वर्शन। जो आप कन्वर्शन में जो पैसा बचा लोगे वही आपकी कमाई है। तो वो समझते हैं कि मैं देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो कंसल्टेंसी कंपनी है वो है मैकिन्जी। मैकिन्जी के जितने भी क्लाइंट हैं या इंडिया में जो बड़ी बिग 4 हैं, उनके जितने भी क्लाइंट हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग ऑन कॉस्ट रिडक्शन। तो जब इतनी बड़ी कंपनी को कॉस्ट रिडक्शन पर काम करना पड़ता है, तो आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है। आपके कंपनी में अगर 1 लाख रुपए का नुकसान होना है, तो आपकी अगर प्रोडक्शन ही 1 लाख है तो वो 1 रुपए यूनिट पड़ जाना है। सही बात है। और अगर एक कंपनी की टर्नओवर ही 1000 करोड़ है तो वहां 1 लाख रुपए का नुकसान तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पर यूनिट जो लॉस है दैट विल कम टू 1 पैसा। तो एमएसएमई के लिए डिटेल्ड स्टडी करना, कॉस्ट रिडक्शन करना, वो लार्ज इंडस्ट्री से भी ज्यादा जरूरी है। जी, समझ गया। और सर, आप दूसरी चीज आपने बोली, एक्सपोर्ट के बारे में बोल रहे थे आप। एक्सपोर्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एक्सपोर्ट करता पर्सन एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए। छोटा बिजनेसमैन एक्सपोर्ट तक कैसे जाए? उसके लिए कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, उसको कैसे गाइड किया जा सकता है? क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीजें, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग 5 दिन का एक प्रोग्राम करते हैं एक्सपोर्ट पर, जिसमें कि हम उनको उसकी ABCD से लेकर के Z तक एक्सपोर्ट का सारा बताते हैं। प्रैक्टिकल कंसल्टेंट्स को बुलाते हैं, जो कि, और जितनी भी आपकी, देखिए, गाइडेंस की आज के सिस्टम में कमी नहीं है। फीस भी काफी हाई होती होगी सर? हम लोग तो फ्री में कराते हैं। फ्री में करा रहे हैं? हम लोग फ्री में कराते हैं। सिमिलर कोर्स FIO वाले कराते हैं, वो हर क्वार्टर में एक प्रोग्राम कराते हैं, वो लगभग 20-1000 रुपये फीस लेते हैं। तो 5 दिन के प्रोग्राम में सब कुछ बताया जाता है। ठीक है। देखिए, एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो एक तो आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, आपकी जो ओवरहेड्स कवर नहीं होंगे। अगर आप स्टफ्ड कंटेनर में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके भेजना चाहते हैं, तो वो एक अलग स्ट्रेटजी है, अलग ऑल टुगेदर। उसके लिए आपको ई-कॉमर्स जैसे eBay है, उसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। आज Amazon पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, Amazon ग्लोबल करके उस पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपको छोटी क्वांटिटी में करना है तो उस पर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे इसमें ना, ये एक बहुत बड़ा अलग से एक टॉपिक है। हमारी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन
काउंसिल्स हैं 30 से ऊपर हैं, हर प्रोडक्ट की अलग एक काउंसिल है। हम्म, फियो जो है वो सभी प्रोडक्ट्स को डील करती है, अदरवाइज हर प्रोडक्ट के लिए अलग से काउंसिल है। अगर हम काउंसिल के पास जाएं तो हमें वो गाइड करते हैं, सब गाइड करेंगे। काउंसिल की कोई फीस रहती है सर अगर मुझे वहाँ पे जाना है, अगर उनसे देखिए, मिलना जो बेसिक जानकारी तो वो आपको फ्री में दे देंगे। है? ओके ठीक है। और अगर आपको फिर कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उनके मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ठीक है। जिसको बोलते हैं RCMS, बोलते हैं RCMC, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप। तो मेंबरशिप की फीस भी कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, तो आप उनके मेंबर बन करके फिर वो आपको रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिससे कि हमें ये जानकारी मिल जाती है कि इस टाइम किस चीज़ के ऑर्डर्स मार्केट से मिल सकते हैं। ओके। और हमारी कुछ फियो की एक वेबसाइट है, इंडियन पोर्टल, उसमें तो आप 5 देशों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा माल ज़्यादा जाता है। ओके। वहाँ पर हमारे कौन से एग्रीमेंट हैं, जैसे FTA होते हैं, FTA हैं कि नहीं हैं, वहाँ पर टैरिफ लग रहा है, टैरिफ कितना लग रहा है, बैरियर्स कौन से हैं। फिर हमें ये भी स्टडी करना पड़ता है कि उस कंट्री में स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए हमें। तो एक्सपोर्ट करने के लिए गाइडेंस तो मिल जाती है, गाइडेंस की का इशू नहीं है। फिर हमारी जो एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज को आप लिख सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करते हैं। वो आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, वहाँ के चैम्बर के साथ मीटिंग करवाने में, वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। ECGC हमें बताता है कि कौन से बायर हमारे अच्छे हैं, किस कंट्री में हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ से हमारी पेमेंट आ जाएगी। तो इस तरह करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा है, लेकिन एक्सपोर्ट आदमी तभी करे जब वो पहले तो यहाँ कम्पिटिटिव हो, ठीक है, यहाँ उसका माल अच्छा बन रहा हो, यहाँ की एक थोड़ा सा एक वॉल्यूम तक वो पहुंच जाए, उसके बाद फिर वो एक्सपोर्ट। हाँ, कुछ चीज़ों में एक्सपोर्ट डायरेक्टली भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए टोमेटो प्यूरी मुझे बेचनी है, ओके, तो उसके लिए कोई बहुत सारा मुझे एक्सपीरियंस यहाँ नहीं चाहिए। ड्राइड वेजिटेबल्स हैं, करनाल से पोटैटो मैश एक कंपनी बना के बेचती है, या कुछ मीट का कुछ काम एक्सपोर्ट होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि कम एक्सपीरियंस के साथ भी आप उनको कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें आपको पूरी वहाँ की मार्केट की स्टडी, हालांकि जो फूड प्रोडक्ट हैं उसमें भी हमें वहाँ के PSP स्टैंडर्ड्स और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़ना चाहिए और DGFT के ऑफिस में जाना चाहिए। DGFT वाले निर्यात बंधु के नाम से रेगुलर प्रोग्राम करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ओके, तो लकीली इन पानीपत वी हैव DGFT ऑफिस आल्सो, वी हैव ECGC ऑफिस आल्सो, और हमारे मोस्टली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स दिल्ली में हैं, तो वहाँ जाकर के हम बेसिक गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है। सर, आज के टाइम पे यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे आ रहे हैं। एक पर्सन आया, कॉलेज से अभी अभी निकला है, आपके पास मिलने आया कि सर मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे क्या हेल्प मिल सकती है, क्या मैं कर सकता हूँ, उसको क्या गाइड करना चाहोगे सर? एक हाँ, सबसे पहले तो हम उसको ये उससे बातचीत करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई किया तो वो क्यों किया और कैसे किया। फिर उसके लिए उसने क्या होमवर्क कर रखा है, कि कहीं मार्केट स्टडी की है, कुछ फाइनेंसिस टाई अप किए हैं कि नहीं किए। तो फिर हम उसको प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी बना के दे सकते हैं, उसको DPR बनाने में मदद कर सकते हैं, बैंक के साथ मीटिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह करके, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ काम करना है तो उसको थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से ठीक मिलेगा, सस्ता मिलेगा, लेबर कहाँ से मिलेगी। आज की डेट में लेबर की बहुत बड़ी समस्या है, लेबर कहाँ से मिलेगी, मुझे प्लॉट कहाँ लेना है। तो ये सब थोड़ा सा उसको हर फील्ड पे थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लेना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट बनाए उसकी मार्केट में टेस्टिंग कर ले कि वो बिकेगा नहीं बिकेगा, कस्टमर की क्या फीडबैक है। तो उसके लिए शुरू में कई तरीके हैं इसके। इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं हमारे, वहाँ पर
कुछ मशीनें भी किराए पे मिल जाती हैं। ओके। जैसे एनडीआरआई में अगर कोई डेयरी टेक्नोलॉजी से कुछ काम करना चाहे तो एनडीआरआई करनाल में बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल हैं, वहाँ से कुछ सैंपल्स बनवाए जा सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ फूड प्रोसेसिंग में करना चाहे, निफ्टम है यहाँ सोनीपत में, तो वहाँ से कुछ मशीनें किराए पे लेकर के, मतलब कि वो 1-2 साल के लिए एग्रीमेंट हो जाता है, तो एक्चुअल में वहाँ प्रोडक्शन करके मार्केट में वो पैकिंग करा के बेच सकता है। यहाँ जैसे दवाइयाँ वाले बहुत सारे लोग करते हैं, दवाइयों में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो पहले वो किसी और कंपनी से दवाई बना करके खुद मार्केटिंग करते हैं। तो अगर मार्केटिंग उनकी सक्सेसफुली होने लगती है, देन दे कैन वेंचर इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो एकदम से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाना, हम लोग उसको यही बोलते हैं कि ग्रेजुअली ही शुड टेक द स्टेप। और अगर मार्केट टेस्ट हो गई या मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहता है, तो एक सर स्कीम पीएमईजीपी करके कोई स्कीम है जो सब्सिडी वगैरह होती है, वो उसका क्या सीन है सर? उसको कैसे ले सकते हैं, क्या है उसमें बेनिफिट? जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं उसके लिए 2 स्कीम्स बड़ी अच्छी हैं। एक जैसे आप पीएमईजीपी की बात कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 20 लाख रुपए तक जो है वो सर्विस सेक्टर के लिए है। और इसके साथ कुछ सब्सिडीज भी हैं, 15% से 35% तक। 15% जेंट्स मेल इन अर्बन, 25% मेल इन रूरल, और 35% रूरल इन एंड वुमेन कैटेगरी। तो इस तरह करके सब्सिडी भी है। इसमें 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है, जिसको हम डीएमसी बोलते हैं, वहाँ पर वो इन्वॉल्व होता है, या केवीआईसी इन्वॉल्व होता है, और बाद में फिर उसको बैंक के पास वो एप्लीकेशन चली जाती है। ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन लग जाती है केवीआईसी ऑनलाइन करके पोर्टल पर, और वो फिर एप्लीकेशन मार्किंग के बेसिस पर आगे रिकमेंड हो जाती है बैंक को। ठीक है। अगेन द सेम थिंग इज एप्लीकेबल कि प्रोजेक्ट कैसा है, बैंक वाले को कैसे कन्विंस कर सकता है, कैसे बैंक उसका केवाईसी देखता है, कैसे प्रोजेक्ट को वो एनालाइज करता है, तो उस तरीके से उनको लोन मिल जाता है। इसी तरह से एक और स्कीम है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से है, ये फूड सेक्टर में है। ओके। तो इसमें भी 35% सब्सिडी है अप टू 10 लाख रुपीस, और 1 करोड़ तक के लोन हो जाते हैं। तो इसमें ग्रुप भी मिलकर के लोन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये फूड सेक्टर के लिए कुछ अच्छी, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन भी अपॉइंट किए हुए हैं। ओके। तो जो डीआरपी हैं उनका काम है कि वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं, आपकी हैंड होल्डिंग करें, आपको बैंक में ले जाएं, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करवाएं। ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में डीआरपी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एमएसएमई सेंटर के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। डीआईसी के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह का इकोसिस्टम है कि जो नए एंटरप्रेन्योर, और प्लस इसके साथ साथ अगर किसी के पास इनोवेटिव आइडिया है, उसमें कुछ नोवेलिटी है, तो वो स्टार्टअप के थ्रू भी जा सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया डॉट जो हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर रजिस्टर करें। उसमें 20 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग और 50 लाख रुपए तक का क्वेसाई इक्विटी, जो कि लोन में भी कन्वर्ट हो सकती है। इस तरह के बेनिफिट्स हैं। कुछ और बेनिफिट्स हैं कि 3 साल तक उसको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाती है, प्लस आईपीआर में उसको एनहांस्ड सपोर्ट मिलती है, मेंटरिंग सपोर्ट मिल जाती है। तो ये सब करने के लिए वो स्टार्टअप में भी जा सकता है, प्रोवाइडेड उसका आइडिया नोवल हो या स्टार्टअप की गाइडलाइंस को वो मीट करता हो, फुलफिल करता। सर अभी बीच में आपने एक स्कीम का नाम लिया था, क्लस्टर स्कीम। वो क्या क्लस्टर स्कीम क्या है? इसमें क्या लोग मिलते हैं या क्या, इसमें क्या बेनिफिट रहता है? हाँ, क्लस्टर स्कीम का मतलब यही है कि एक ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस जब इकट्ठे हो, और देखिए इस स्कीम का रैशनल ये था, क्योंकि जब मैं मंत्रालय में था तो इस स्कीम की गाइडलाइंस मैंने ही बनाई थी। अच्छा। 2006 में शायद जी। अब बहुत साल हो गए। तो इस इनिशिएटिव का जो बेसिक जो ताना बाना वो ये है कि छोटी इकाइयां जिनके पास बड़ी मशीनें नहीं हैं, वो मिल करके कहीं एक बड़ी मशीन लगा लें। ओके। जिससे कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उनकी जो भी कमी है वो ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल।
अगर मान लो किसी को NABL एक्रेडिटेड टेस्टिंग लैब लगानी है, तो मेरी मान लो छोटी छोटी इकाइयां हैं, मैं मान लो बिस्किट बना रहा है कोई आदमी, नमकीन बना रहा है कोई, सेवइयां बना रहा है कोई, पास्ता बना रहा है, तो मुझे एक फुल फ्लेज लैब लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे टेस्टिंग तो करवानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक 20 यूनिट मिल करके एक SPV बना लेते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हैं, और गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर के एक NABL एक्रेडिटेड लैब लगा लेते हैं। ठीक है। अब उसमें जो ये 20 यूनिट है जिन्होंने कुछ अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन डाला है, वो लोग तो अपनी टेस्टिंग करवाएंगे, प्लस जो और भी यूनिट हैं क्लस्टर के, वो भी आकर के अपनी टेस्टिंग करवा सकते हैं। और फिर ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन जाती है क्लस्टर की, तो ये फिर एक कमर्शियल एंटिटी की तरह काम करना शुरू कर देती है और सब्सिडाइज रेट पर टेस्टिंग की जो सुविधा दे सकती है। इस तरह से टेस्टिंग के साथ साथ अगर किसी को ऐसी मशीन लगानी है, मान लीजिए मुझे लेज़र कटिंग मशीन लगानी है, हमारा फैब्रिकेशन का काम है, या मैं टेक्सटाइल की मशीनें बनाता हूँ, और मुझे एक लेज़र मशीन लगानी है 25 mm की शीट को काटने के लिए, और अगर मैं मशीन खुद लगाता हूँ तो हो सकता है महीने में वो मशीन एक दिन ही काम करे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कॉमन फैसिलिटी लगाता हूँ तो हो सकता है ये महीने में 30 दिन ही काम करती रहे। तो ये इसका रैशनल था। स्कीम नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पर जो SPV बनती है या ग्रुप बनता है, वहाँ पर उसका इंचार्ज कौन होगा, या आपस में कुछ सेटिंग उनकी कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी एक मिनी क्लस्टर स्कीम को लॉन्च किया था। अच्छा। जिसमें कि 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट जो लिए जाते हैं। तो इसमें उन्होंने उस स्कीम को, जो भारत सरकार की स्कीम को लेकर के और सरल कर दिया। उसमें नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो 20 से 15 कर दिए। ओके। और आसान ऐसे भी कर दिया कि जो भारत सरकार की स्कीम थी उसमें 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। ठीक है। पहले पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, फिर उसके बाद खर्च होता है। ठीक है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें एक ही गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कि सीधा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। तो वो जो स्कीम कामयाब ज़्यादा हुई है, हरियाणा में लगभग 40 से ज़्यादा 40 से काफ़ी ज़्यादा नंबर है जो कि क्लस्टर जो हैं वो लगे हैं इस स्कीम में। तो इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है सर? इसमें 5 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है अप टू 90%। 90% सब्सिडी सरकार दे रही है मशीन वगैरह लगाने की? सब्सिडी नहीं, इसको ग्रांट ही बोलेंगे। ग्रांट अच्छा। है और इसको वापस नहीं देना आपने। और इसमें लैंड वगैरह कॉस्ट वगैरह वो? इसमें लैंड की कॉस्ट हम इंक्लूड बेसिकली हो जाती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। लैंड की कॉस्ट इतने परसेंटेज से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसको एक ऐसे प्रोजेक्ट फंडिंग किया जाता है। ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग जो है मशीनरी का कंपोनेंट ही स्पॉन्सर करते हैं। तो ये तो सर बहुत बढ़िया स्कीम है। मतलब अगर 15-20 लोग इकट्ठे मिलके अगर कोई मशीन अफोर्ड नहीं कर पा रहा, पानीपत में बहुत लोगों ने लगाया है इसको। अच्छा। हाँ ठीक है। तो इसके लिए आप पूरे हरियाणा में हैं, 40 से ज्यादा हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी में भी शायद ये हमारी जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें 30 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट लग सकते हैं, जिसमें से कि 70% जो है वो भारत सरकार देती है, 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 15% SPV का होता है। ओके। 85% तो ग्रांट ही होगी। ठीक है। हाँ, ये 30 करोड़ तक हो चुका है ये अब आज की डेट में 30 करोड़। ठीक है। एक सर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके भी कुछ है कि हम उसके लिए भी कुछ सब्सिडी वगैरह मिलती है, वो क्या है सर? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की एक स्कीम तो हरियाणा सरकार की भी चल रही है अभी भी, उसमें कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आप खरीद सकते हैं और उसमें 75% ग्रांट है। देखिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। एक हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि ई-वेस्ट के ऊपर है, वेस्ट यूटिलाइजेशन पर, उसमें 50% तक की ग्रांट है। ठीक है। तो ये स्कीमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी को ही बढ़ाती हैं। जो अब मान लीजिए अब टेक्सटाइल की पॉलिसी की जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी थी, तो बेसिकली वो भी तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम है। आप नई मशीनें खरीद रहे हो, और जेड स्कीम में हम लोग हर यूनिट में 3 लाख रुपए तक का एक छोटा सा अमाउंट अप्रूव करते हैं। उसमें भी हरियाणा में इस टाइम
100 के करीब जो है यूनिट उसका बेनिफिट ले चुके हैं। वो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए ही है। एक सर हम मेट्रो में बैठते हैं तो रिजर्वेशन सीट होती है महिलाओं के लिए, तो क्या यहाँ पे भी कुछ वुमेन्स के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए कुछ रिजर्वेशन है कि कुछ स्कीम्स इन्हीं के लिए है या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है इनके लिए, कुछ ऐसा है? देखिए, अब वुमेन को आप बिल्कुल ऐसा मत समझें कि वो कमज़ोर हैं और उनके लिए अलग स्कीम होनी चाहिए। उनके लिए ये सारी स्कीमें हैं, लेकिन कुछ स्कीमों में उनके लिए ग्रांट ज़्यादा है। अच्छा, एक्स्ट्रा बेनिफिट। हाँ, जैसे जेड लगभग उनके लिए, वुमेन के लिए फ्री है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। हमारा जो मेलों में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो नॉर्मल जैसे 80% है तो उनके लिए 100% है। अच्छा। क्लस्टर में भी वुमेन के लिए जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो इस तरह करके लीन स्कीम में 5% एडिशनल है। तो हर स्कीम में वुमेन के लिए, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एनहांस्ड सपोर्ट है। और सर कुछ रियल एग्जांपल आप शेयर करना चाहोगे कि जिन्होंने आपने जिनको MSME DFO में आया था और वो आज अच्छा काम कर रहा है, कुछ ऐसे रियल एग्जांपल? ऐसे तो हज़ारों हैं। अच्छा। हाँ, हज़ारों होंगे, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ तो आपने अभी मेरे को कही कि इंडस्ट्री वाले ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करते, तो वो तो ये समझते ना कि तो इनका काम है, तो मोस्टली लोग तो एक्नॉलेज नहीं करते। अब देखिए, जब हमारा लुधियाना ऑफिस में ये जो कोर्स के नाम से आप बहुत सारी स्टेशनरी देखते हैं, इवन मुंजाल साहब ने जो पहला बाइसिकल का यूनिट डाला था, और वहाँ पर क्योंकि हमारे ऑफिस में ड्राफ्ट्समैन भी होते थे जो ब्लूप्रिंट बना के देते थे। अब देखिए, आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बहुत सियाना हो गया है, उसके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारे मेले लगते हैं। आज आप एक मेले में चले जाइए, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी मिल जाएगी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए दिल्ली में आहार लगा है, आहार का मेला, तो आपको बस मेले में जाना है एक बार, फिर वहां आप सब कुछ आपको नॉलेज, अभी दिमाग खुलने लग जाएगा कि हाँ ये बंदा ये कर रहा है, वो सारी चीजें कनेक्शन। तो लेकिन ये सिचुएशन आज से 50 साल पहले नहीं थी। हमारे ऑफिस में हम लोग बहुत तरह की सपोर्ट देते थे और वो लोगों ने खूब खूब ग्रो किया है इसमें, तो कोई दो राय नहीं है। कुछ छोटा सा आइडिया ले जाते हैं, वो आज नहीं काम करेंगे तो उस आइडिया पर 10 साल के बाद काम करेंगे। तो हमारे पास वो बहुत सारे लोग आते तो नहीं है, लेकिन हमने सक्सेस स्टोरीज की फिर भी कंपाइलेशन बनाई हुई है कि जो लोग आए उनका बिजनेस पहले क्या था, फिर बढ़ करके कैसा हो गया। तो आप अगर आप पानीपत ही देखेंगे तो सारा भरा पड़ा होगा। अब उस स्टोरी को आपने कैसे प्रेजेंट करना है वो एक अलग इशू है। एक सर MSME इकोसिस्टम में आप कोई एक चीज जो चेंज करना चाहते हो कि भाई ये चेंज होना चाहिए तो चीजें ठीक होनी चालू हो जाएगी, सर जो MSME का इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इसमें आप क्या एक चेंज लाना चाहते हो, या हम जो MSME बहुत सारे है बिजनेसमैन, उनको क्या एडवाइस आप देना चाहते हो, एक वो कंक्लूड आप करना चाहो तो? बहुत ही मुश्किल चीज पूछी आपने ना। इसमें जो कोलैबोरेशन जो है MSME में वो मतलब कि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि लोग अपनी कम्पिटिटिवनेस को इंश्योर करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ मशीनें कुछ इंडस्ट्रीज में खाली पड़ी रहती हैं, अनयूज्ड होती हैं, उनकी स्पेयर कैपेसिटी होती है, और कुछ लोगों को उसी मशीन को खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर जो स्पेयर कैपेसिटी है वो दूसरा व्यक्ति यूज कर लेता है ऑन जॉब वर्क बेसिस, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और ये सब चीजें तब होती हैं जब आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। हमारा जो चाइना की वन कंपोनेंट वन इंडस्ट्री जो अप्रोच है कि एक फैक्ट्री सिर्फ एक ही कंपोनेंट बना रही है और बनाई जा रही है, उसका माल सस्ता पड़ता है, उसके बाद असेंबलर आता है, वो सारा सामान खरीद करके असेंबल कर लेता है और सस्ता माल जो है वो पूरी दुनिया को वो लोग दे पाते हैं। अच्छे से मार्केट रिसर्च कर लें, और साथ के साथ हमारी इंडस्ट्री जो है वो अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना शुरू कर दे, तो काफी हद तक जो है उसकी समस्याएं जो हैं वो कम हो सकती हैं। मैं ये देखता हूँ। और दूसरा एक चीज जो आती है, MSME वाले चाहे गाहे बगाहे डेलीगेशन नहीं कर पाते।
अगर वो डेलीगेट कर लें अपने अपने काम को, और डेलीगेट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लोगों को ट्रेनिंग देना। अगर मेरे पास कैपेबल एम्प्लॉय है और मैं उसको गाइडेड और कंट्रोल्ड डेलीगेशन कर दूं, तो उससे मेरी एमएसएमई की लाइफ बहुत सुधर सकती है। देखिए, आप अगर लीडर हैं, अगर एमएसएमई के हेड हैं, तो आपको अपना 80% टाइम जो है वो प्लानिंग और सोचने के लिए, स्ट्रेटजी के लिए देना चाहिए। 20% ऑफ द टाइम यू शुड डिवोट फॉर मुंडेन और द रेगुलर रूटीन वर्क्स। एमएसएमई के लिए सबसे सुखद सिचुएशन सिर्फ ये होगी कि वो अपनी ड्यूटीज को कुछ डेलीगेट करे। डेलीगेट करने के लिए वो एम्प्लॉयज की थोड़ी ट्रेनिंग करे, उन पर विश्वास करे, सिस्टम बेस्ड काम करे। मतलब ही शुड नॉट वर्क। मैं कुछ इंडस्ट्री वालों को देखता हूँ सारा दिन बैंक में भाग रहे हैं, वो डॉलर रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं वो देख रहा हूँ, मैंने परचेज करने जाना है, मैं तो उनको किसी ना किसी पर विश्वास करना चाहिए और डेलीगेट करना चाहिए। हाँ, टेस्ट चेक कर सकते हैं, कुछ हो सकता है 1-आधे% की पिलफरेज हो, वो उसको अपना टाइम जो है, ये वाला जो टाइम है स्ट्रेटजी बिल्ड करने में, थिंकिंग में, मैं कंपटीटर के साथ कैसे, कंपटीटर से आगे कैसे निकलूं, अपने नए प्रोडक्ट कैसे लाऊं, नई चीजें कैसे करूं, अगर वो अपना टाइम को ऐसे मैनेज कर ले तो वो एमएसएमई के लिए एक सुखद सिचुएशन हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए, पानीपत ब्रांच ऑफ एनआईआरसी के लिए। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा, और इनफैक्ट इंस्टीट्यूट की साइड से, मैं इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपने कभी कुछ सेमिनार्स करने हैं, कभी अवेयरनेस के प्रोग्राम करने हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर एक सैनिक है, जब आप बोलोगे वो जय हिंद करके खड़ा हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात। जहाँ पे आप कहोगे जिस ढंग से आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं एक सर इसमें दोनों मोह है। बिजनेस बढ़ेगा तो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा देश भी बढ़ेगा, तो वो बहुत जरूरी है। तो हम हमेशा रेडी है सर आपके लिए, आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से हमारे एमएसएमईज को बेनिफिट मिलेगा। और मैं भी ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो एमएसएमईज इस पॉडकास्ट को देखें वो अपनी फीडबैक भी जरूर दें और बताएं कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या और टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए और कैसे उनकी जो समस्याएं, क्योंकि जो उद्यमी है वो सैनिक से कम नहीं होता, बहुत ही मुश्किलों में वो काम करता है। तो और अगर आप कुछ नेक्स्ट गेस्ट को बुलाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, वो हम सीधा जो भी गेस्ट आएंगे उनसे पूछेंगे। और इंस्टीट्यूट के जो पानीपत ब्रांच के जो चेयरमैन हैं सीए भूपेंद्र दीक्षित जी, उन्होंने ये पहल ली। इनफैक्ट सभी ब्रांचेस में से सबसे पहले पहल जो पॉडकास्ट की ली गई है उनके संदर्भ में ली गई है। और हमारे जो चेयरमैन कमेटी मेंबर है उन्होंने बहुत सराहना की कि तुम ये करो। तो तुम लास्ट में एक लाइनें बिजनेसमैन के लिए बोलना चाहूँगा, एंटरप्रेन्योर के लिए बोलना चाहूँगा कि जो है हौसला वो शन आ जाएगा, प्यास बढ़ा इतनी कि तालाब खुद आएगा, मत बैठ थक बीच रास्ते पे, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।